मुगल साम्राज्य इंडिया के ग्लोरियस पास्ट और कल्चरल ब्रिलियंस का प्रतीक है। यह साम्राज्य न केवल अपनी शक्ति और समृद्धि के लिए जाना जाता है, बल्कि अपनी सांस्कृतिक धरोहर के लिए भी प्रसिद्ध है। 16th से 19th सेंचुरी तक मुगल्स ने अपनी पर्शियन रूट्स के साथ आर्ट, आर्किटेक्चर और गवर्नेंस का एक वाइब्रेंट टेपेस्ट्री बना। उन्होंने अपने शासनकाल में कला और संस्कृति को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। यह एम्पायर सदियों तक फैला हुआ और इंडियन सबकॉन्टिनेंट के मेजर पार्ट को कवर करते हुए देश की पहचान पर एक अमिट छाप छोड़ गया। उनकी उपस्थिति ने भारतीय उपमहाद्वीप के हर कोने को प्रभावित किया। उनकी कहानी, एम्बिशन, आर्टिस्ट्री और अल्टीमेट डिक्लाइन की एक सागा आज भी हमें इंस्पायर करती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि कैसे एक साम्राज्य अपने चरम पर पहुंचता है और फिर धीरे धीरे गिरावट की ओर बढ़ता है। मुगल बादशाह अपने ऑपुलेंट कोर्ट्स और आर्ट्स के पैट्रोनेज के लिए जाने जाते थे और उन्होंने सिग्निफिकेंट कल्चरल सिंथेसिस के दौर का नेतृत्व किया। उनके दरबार में कला और संस्कृति का अद्वितीय संगम देखने को मिलता था। पर्शियन, इंडियन और सेंट्रल एशियन ट्रेडिशंस का यह फ्यूजन उनके आर्किटेक्चर, मिनिएचर पेंटिंग्स, लिटरेचर और क्विजीन में साफ दिखाई देता है। यह मिश्रण उनकी कला और संस्कृति को एक अनोखा रूप देता है। इस एरा में ताजमहल और रेड फोर्ट जैसे आर्किटेक्चरल मार्वल्स का निर्माण हुआ, जो एम्पायर की वेल्थ और आर्टिस्टिक सोफिस्टिकेशन को दर्शाते हैं। ये संरचनाएं आज भी विश्व भर में प्रशंसा का केंद्र हैं। मुगल एम्पायर का प्रभाव उनकी मैग्निफिसेंट स्ट्रक्चर्स से कहीं आगे तक फैला हुआ था। उनकी नीतियों और संरचनाओं ने भारतीय समाज और संस्कृति पर गहरा प्रभाव डाला। बादशाहों ने अपनी पॉलिसीज और पैट्रोनेज के थ्रू एक वाइब्रेंट इंटेलेक्चुअल और आर्टिस्टिक एनवायरनमेंट को बढ़ावा दिया। उन्होंने विद्वानों, कलाकारों और संगीतकारों को प्रोत्साहित किया। इससे लिटरेचर, म्यूजिक और पेंटिंग का विकास हुआ, जिससे इंडिया का कल्चरल लैंडस्केप और समृद्ध हुआ। उनकी कला और साहित्य ने भारतीय संस्कृति को एक नई दिशा दी। उनके एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, खासकर रेवेन्यू कलेक्शन और लैंड एडमिनिस्ट्रेशन में का इंडिया के गवर्नेंस स्ट्रक्चर पर एक लास्टिंग इम्पैक्ट पड़ा। उनकी नीतियों ने प्रशासनिक ढांचे को मजबूत किया। हालांकि मुगल नैरेटिव खुद एम्पायर की तरह कम्प्लेक्सिटीज और कॉन्ट्रडिक्शन से परे नहीं थी। ये एक जटिल और विरोधाभासी कहानी है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है। रिमार्केबल कल्चरल एफ्लोरेसेंस के द्वार पॉलिटिकल टर्मोइल और रिलीजियस स्ट्राइफ के समय के साथ जक्सटपोज्ड थे। यह समय सांस्कृतिक उन्नति और राजनीतिक अस्थिरता का मिश्रण था। यह ऐसे मुगल एम्पायर के कैप्टिवेटिंग हिस्ट्री में डाइव्स करता है, उनके ट्रायम्फ्स एंड ट्रिब्यूलेशंस, उनके आर्टिस्टिक जेनिथ और इवेंचुअल डिक्लाइन को एक्सप्लोर करता है। यह हमें उनके उत्थान और पतन की कहानी बताता है। हमारे साथ समय के सफर पर चलें और मुगल्स की लेगेसी को अनरैवल करें, एक ऐसी लेगेसी जो आज भी इंडिया के कल्चरल और हिस्टोरिकल फैब्रिक को शेप देती है। ये विरासत आज भी हमारे जीवन में जीवित है। मुगल एम्पायर की कहानी सेंट्रल एशिया के एक यंग एम्बिशियस प्रिंस ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के साथ शुरू होती है। आज के उज़्बेकिस्तान में जन्मे बाबर को विरासत में कॉन्क्वेस्ट और पावर की प्यास मिली। अपने एंसेस्टर तिमुर की ग्लोरीज को रिक्रिएट करने की इच्छा से प्रेरित होकर बाबर ने इंडिया के समृद्ध मैदानों पर अपनी नजरें जमाई। 1526 में उसने अपने फोर्सेस को खैबर पास के पार लीड किया, जो मुगल सागा की शुरुआत थी। उनका इंडिया आगमन पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन के दौर के साथ हुआ। दिल्ली सल्तनत इंटरनल स्ट्राइफ से कमजोर, एक फॉर्मिडेबल ओपोनेंट साबित हुआ। द डिसाइसिव मोमेंट पैनीपैट के बैटलफील्ड्स पर आया, जहां बाबर की सुपीरियर मिलिट्री टैक्टिक्स और गन पाउडर का यूज निर्णायक साबित हुआ। 1526 में पैनीपैट में जीत ने लोडी डायनेस्टी के अंत और इंडिया में मुगल एम्पायर के जन्म को चिह्नित किया। बाबर एक स्किल्ड वॉरियर और कल्चर का आदमी केवल एक कॉन्करर नहीं था। उनके पास एक गहरी बुद्धि थी, जो उनकी राइटिंग्स बाबरनामा में एविडेंट है, जो उनके लाइफ और टाइम्स का एक विविड अकाउंट प्रोवाइड करती है। उन्होंने एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन की नींव रखी और इंडियन हार्टलैंड में पर्शियन आर्ट एंड कल्चर को इंट्रोड्यूस कराया। हालांकि उनका रेन उनके अनटाइमली डेथ के कारण 1530 में ही समाप्त हो गया। अपने शॉर्ट रेन के बावजूद इंडिया पर बाबर का प्रभाव प्रोफाउंड था। उन्होंने मुगल डायनेस्टी की स्थापना की, एक पावरफुल एम्पायर के लिए ग्राउंड वर्क तैयार की, जो आने वाली सदियों तक इंडिया की डेस्टिनी को शेप देगा। बाबर के सक्सेसर हुमायूं को विरासत में एक ऐसा एम्पायर मिला जो अभी भी अपनी इन्फेंसी में था और कई चुनौतियों का सामना कर रहा था।
और एम्बिशियस राइवल से थ्रेट्स का सामना कर रहा था जो उसकी सत्ता को कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे। अपने पिता के विपरीत हुमायूं को कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, जिनमें से कई ने उसकी क्षमता और धैर्य की परीक्षा ली। उनका रेन एग्जाइल और स्ट्रगल के दौर से मार्केट था, जो उनके शासनकाल को और भी कठिन बना दिया। उनके पास बाबर की मिलिट्री एक्यूमेन और पॉलिटिकल एस्ट्यूटनेस की कमी थी, जो उनके शासन को स्थिरता प्रदान कर सकती थी। और उनका शुरुआती शासनकाल अफगान चीफ्स के रिबेलियंस और चैलेंजेस से भरा रहा, जो उनके शासन को कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे। 1540 में हुमायूं को एक पावरफुल अफगान चीफ शेरशाह सूरी के हाथों क्रशिंग डिफीट का सामना करना पड़ा, जिसने उनके शासन को हिलाकर रख दिया। इस हार ने हुमायूं को एक लंबे एग्जाइल में जाने के लिए मजबूर कर दिया, जो उनके लिए एक कठिन समय था, जिस दौरान उन्होंने पर्शिया में रिफ्यूज मांगी और वहां के शासकों से मदद की उम्मीद की। एग्जाइल के ये साल हालांकि डिफिकल्टीज से भरे हुए थे, डिपोज्ड एम्परर के लिए सीखने और रिफ्लेक्शन का पीरियड साबित हुए, जिसने उन्हें और भी मजबूत बनाया। हुमायूं की किस्मत में उस समय बदलाव आया जब उन्हें पर्सिया के सफाविद शाह का सपोर्ट मिला, जिसने उन्हें एक नई उम्मीद दी। पर्शियन मिलिट्री असिस्टेंस के साथ हुमायूं 1555 में इंडिया लौट आए और अपने खोए हुए थ्रोन को रिक्लेम करने के लिए डिटरमिन्ड थे। उन्होंने सर डायनेस्टी को हराया और दिल्ली में मुगल रूल को फिर से स्थापित किया, जो उनके लिए एक बड़ी जीत थी। हालांकि हुमायूं का रेन रिलेटिवली शॉर्ट था, लेकिन एडवर्सिटी के फेस में उनके द्वारा दिखाई गई रेजिलियंस के लिए यह महत्वपूर्ण था। उनकी रेजिलियंस ने उन्हें एक मजबूत शासक के रूप में स्थापित किया, जो कठिनाइयों का सामना करने में सक्षम था। एग्जाइल से उनकी वापसी और मुगल रूल की रीएस्टैब्लिशमेंट ने डायनेस्टी की एंड्यूरिंग स्ट्रेंथ को प्रदर्शित किया, जो आने वाले समय के लिए एक मिसाल बनी। उनका टर्बुलेंट रेन उनके सक्सेसर्स के लिए एक कठोर सबक के रूप में काम किया, जो स्ट्रॉन्ग लीडरशिप और एक यूनाइटेड एम्पायर के महत्व को हाईलाइट करता है। हुमायूं की कहानी हमें यह सिखाती है कि कठिनाइयों के बावजूद एक मजबूत नेतृत्व और एकजुट साम्राज्य ही सफलता की कुंजी है। हुमायूं के बेटे जलालुद्दीन मुहम्मद अकबर मात्र 13 साल की उम्र में थ्रोन पर बैठे, एक ऐसी उम्र जब ज्यादातर बच्चे खेल कूद में व्यस्त होते हैं। इतिहास में अकबर द ग्रेट के रूप में जाने जाते हैं। वह मुगल एम्परर्स में सबसे इलस्ट्रियस साबित हुए, जिन्होंने 5 दशकों से अधिक समय तक रेन किया और अपने शासनकाल में कई महत्वपूर्ण बदलाव लाए। अकबर को विरासत में एक टर्मोइल में फंसा हुआ किंगडम मिला, लेकिन अपनी मिलिट्री प्रॉवेस, पॉलिटिकल एक्यूमेन और रिलीजियस टॉलरेंस की भावना के थ्रू उन्होंने इसे एक पावरफुल और प्रॉस्परस एम्पायर में बदल दिया। उन्होंने अपने शासनकाल में कई चुनौतियों का सामना किया और उन्हें सफलतापूर्वक पार किया। अकबर का रेन रिलेंटलेस मिलिट्री कैंपेन से चिह्नित था, जिसने मुघल डोमेन को उसकी इनिशियल बाउंड्रीज से बहुत आगे तक एक्सपैंड किया। उनकी सेना ने कई महत्वपूर्ण युद्ध जीते और एम्पायर की सीमाओं को विस्तारित किया। उन्होंने रिबेलियस किंगडम्स को अपने सबड्यू किया और विशाल टेरिटोरीज को मुगल कंट्रोल में लाया। उनकी रणनीति और नेतृत्व ने उन्हें एक फॉर्मिडेबल रूलर के रूप में स्थापित किया। उनकी मिलिट्री सक्सेसेस को उनके एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स ने कॉम्प्लीमेंट किया, जिसने गवर्नेंस को सुव्यवस्थित किया और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को बढ़ावा दिया। उन्होंने एक एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी स्थापित की, जो एम्पायर के स्मूथ फंक्शनिंग को सुनिश्चित करती थी। अकबर की ब्रिलियंस न केवल उनके मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स में थी, बल्कि एक यूनाइटेड और टॉलरेंट इंडिया के उनके विजन में भी थी। उन्होंने एक ऐसे समाज की कल्पना की जहां सभी धर्मों और संस्कृतियों के लोग शांति और सद्भाव से रह सकें। उन्होंने रिलीजियस टॉलरेंस की पॉलिसी इंप्लीमेंट की, नॉन मुस्लिम्स पर से जिजिया टैक्स को एबॉलिश कर दिया और सभी धर्मों के लोगों का अपने कोर्ट में स्वागत किया। यह कदम उनके इंक्लूसिव विजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। उन्होंने डाइवर्स बैकग्राउंड्स के स्कॉलर्स, आर्टिस्ट्स और म्यूजिशियंस को पैट्रोनाइज किया, एक वाइब्रेंट कल्चरल एनवायरनमेंट को बढ़ावा दिया। उनके शासनकाल में कला और संस्कृति का अभूतपूर्व विकास हुआ। उनके शासनकाल में मैग्निफिसेंट फोर्ट्स, पैलेसेस और मॉस्क्स का निर्माण हुआ, जो एम्पायर की वेल्थ और आर्किटेक्चरल प्रोवेस को दर्शाता है। इन संरचनाओं ने मुगल आर्किटेक्चर को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। अकबर का कोर्ट कल्चर्स का एक मेल्टिंग पॉट बन गया, जो एक प्लूरलिस्टिक इंडिया के उनके विजन का प्रमाण है। उनके दरबार में विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं का संगम देखने को मिलता था। एक जस्ट रूलर, एक मिलिट्री जीनियस और आर्ट्स के पेट्रन के रूप में उनकी विरासत ने अकबर द ग्रेट के रूप में उनकी पोजीशन को सॉलिडिफाई किया।
एक ऐसे रूलर जो आज भी इंडिया में रिवर्ड हैं। उनकी नीतियों और उपलब्धियों ने उन्हें इतिहास में एक अमर स्थान दिलाया।